वेलकम बैक। और इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरीज़ की हम बात करेंगे। कबल अज़ वक्त जो डिलीवरीज़ हो जाती हैं, अगर डॉक्टर ने आपको एक डेट दी है या उसके इर्द गिर्द बताया कि जी अब ये सेफ़ पीरियड शुरू हो गया है, इसमें आपकी डिलीवरी होगी, लेकिन उससे पहले अक्सर लोगों की 7वें महीने में या 8वें महीने में या उसके आगे पीछे कहीं डिलीवरीज़ होती हैं। और वो प्री मेच्योर बच्चे, उनके हवाले से, उनकी माओं के हवाले से हाउ टू गो अबाउट दिस सिचुएशन, ये हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप चाहें तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो आपके यहाँ इस तरह प्री मेच्योर डिलीवरी हुई हो, बच्चे की पैदाइश हुई हो, और कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं या उसके आप सवाल करना चाहें तो आप डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरहाना रहमान मौजूद हैं जो कि फैमिली फिजिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं, फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर आयशा से आप ज़ाहिर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, प्री मेच्योर और नॉट प्री मेच्योर, कोई भी सवालात आप कर सकते हैं जो कि डाइट से रिलेटेड है, बिकॉज डाइट मैंने देखा है इट डज़ वंडर्स। तो अगर हम समझ लें इसको, बिल्कुल। तो ये इस हवाले से आप डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए कि उसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इस चांस को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रीमेच्योर डिलीवरी समझें कि उस कौन सी डेट को हम कहेंगे प्रीमेच्योर डिलीवरी। यूजुअली जो है वो बहुत अच्छे हालात में जो है 40-42 वीक्स तक प्रेगनेंसी जा सकती है। और डब्ल्यूएचओ ने एक रेंज रखी हुई है कि 37 से लेकर 42 वीक्स तक की प्रेगनेंसी सेफ़ है। बिफोर 37 वीक्स यानी आम ज़ुबान में नवा लगने के भी एक हफ़्ते से पहले पहले अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो प्रीमेच्योर है। अब इसमें भी प्रीमेच्योर और उससे भी ज़्यादा 28 वीक्स पर 7वें महीने में, छठे महीने के बच्चे की वो सारी प्रीमेच्योरिटी में आ जाते हैं। वजूहात बहुत सारी हैं। वजूहात बच्चे की अपनी भी हो सकती है, बच्चे की वजह से भी हो सकती है प्रीमेच्योर डिलीवरी, और माँ की तरफ से भी जो है वो ऐसी हालात बन सकते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए। और ऐसी सूरतें पैदा हो सकती हैं कि जिसमें वक्त से पहले बच्चा पैदा करवाना पड़ जाता है माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। जो बच्चों के फैक्टर्स हैं उसमें सिंपल है कि अगर किसी वजह से जो जो अव्वल नाल है जो बच्चे के लिए सारा कुछ प्रोवाइड करी, अगर वो सेपरेट होगी अपनी जगह से, और इसी तरह से जो है वो बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, यानी कि जिसको कहते हैं हाँ उसके प्लेसेंटा इश्यूज जो के होते हैं। हवाले से जो है वो अगर उसमें इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे को सप्लाई सही नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, तो प्रीमेच्योर करवाना पड़ेगा। कम वज़न का बच्चा है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें भी वक्त से पहले दर्द शुरू हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मल्टी पैरिटी है मदर के, काफ़ी सारे बच्चे हैं और जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो भी प्रीमेच्योर के एक चांसेस हैं। अगर क्रॉनिक इलनेस देखी जाए मदर्स की तो उसमें या तो उनको जीडीएम यानी बेबी शुगर हुई है, बेबी की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, या ऑलरेडी वो शुगर या ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। और लाइफस्टाइल पे अगर जाएं तो बहुत ज़्यादा कम वेट की मदर्स, ओबेसिटी, और इसके साथ साथ हैबिट्स पे जाएं तो अगर स्मोकिंग करते हैं, इस तरह की कोई हैबिट्स हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती हैं वक्त से पहले। एंड एज, अगर टीनेज प्रेगनेंसी है तो चांसेस है कि प्रीमेच्योर होंगी, या वक्त से पहले जो है दे कैन गो इनटू लेबर, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा एज ऑफ 40 से भी आगे जा कर के है तो चांसेस तो हैं। फिर चांसेस हैं। और सारी चीज़ों में ये कि नॉट नेसेसरी ऐसा हो, बट चांसेस बढ़ हाँ, जाते हैं, चांसेस हैं, रिस्क ज़ाहिर है वो फैक्टर तो हो जैसे जाता है। जैसे हाँ, एक इट रिस्क फैक्टर वेरीज बढ़ जाता है। केस टू केस। अच्छा डॉक्टर आयशा, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी शुरू होती है ना तो लोग सबसे पहले तो ये शुरू कर देते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ये गर्म वो ठंडा, ये ऐसा ये वैसा, इससे गोरे हो जाएंगे बच्चे, इससे काले हो जाएंगे, इससे यूँ हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप इसके बारे में बताएं। अंडा रोक देते हैं लोग, 2-3 महीने तो खाते ही नहीं है। खजूर नहीं खाते कि नहीं जिससे तो कहीं कुछ और ना हो जाए। सो क्या आप कहती हैं किस तरह की डाइट आपको खानी चाहिए? देखें, पीईएम हो जाता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, और दूसरी बात यह है कि अंडा है और गोश्त है। हम बेचारी औरत सबसे ज़्यादा सफ़र वो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में ही करती है। उसकी वजह ये कि जो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें उसको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वही उसको वो सारा गाइड कर रहे होते हैं। उसमें एज भी बहुत यंग होती है और तजर्बा बिल्कुल भी नहीं होता, ज़ीरो तजर्बा होता है। तो उसमें उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चे का गोरा होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि मेल होना ज़रूरी है, उसमें तो वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। अब वो अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, और मज़े की बात यह है कि हम उसको प्रोटीन डिप्राइव कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन, एनर्जी और ये सारी, हाँ, गरम है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अंडे और गोश्त और दूध और दही, यानी कि ये जितने भी प्रोटीन वाले फूड्स हैं इन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यही जो हैं वो बॉडी को बिल्ड करते हैं, ये बॉडी बिल्डर्स हैं और ताकत देने में और औरत को चलाने में ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और फिर होता ये कि ये सब चीज़ें जो है ये गर्म और सर्द करके मना कर दी जाती हैं। बैलेंस डाइट पे लेके चलना होता है। बेसिक जो फूड ग्रुप्स हैं वो यही हैं कि आप उसमें प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं और विटामिन्स और मिनरल्स हैं। अब ये चीज़ें बंद कर दी गई। औरत को तो खाना है, भूख इसमें वैसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो 2 लोगों के हिसाब से खा रही है। अब वो बेचारी क्या करे, अब उसको अपना पेट भरना है, ये चीज़ें गर्म कह दी गई, फिर उसको अपना पेट भरना है, तो फिर वो अपना जो है वो जंक फूड की तरफ भी ख़वातीन जाने लग जाती हैं। दिल भी चाहता है, मीठे का दिल चाह रहा है, इसका ठीक चाह है, रहा है, फिर उसका मीठे चाह का रहा है। दिल चाह रहा है, फिर बेकरी आइटम्स की तरफ चली गई, फिर कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ भी चली गई, फिर बाहर से भी। तो उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि बीबी तुम्हें अच्छी ग़िज़ा और अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा लेने की ज़रूरत है। तुम फलों का भी इस्तेमाल करो, सब्जियों का और भी ये इससे कोई नुकसान नहीं है ना, अंडे कोई से, नुकसान गोश्त से कोई नहीं है। ठंडी ये गर्म चीज तो नहीं है। सबसे ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है ये। बहुत ज़रूरी और बेसिक है। अंडा तो लेना ही लेना है, दूध लेना ही लेना है, गोश्त लेना ही लेना है। आप उसमें चावल भी लें, रोटी भी लें, और बेकरी आइटम्स और मीठे ये सबसे कम लें, जो कि सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। और उसमें 10 से 12 किलो मैक्सिमम वेट गेन होना चाहिए, और उसमें 20 और 25 और 30 वेट गेन इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि बाद में माँ के लिए भी ख़तरनाक और बेबी के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इस पे बहुत सी और चीज़ें भी मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता। तो डॉक्टर साहिबा, अगर कोई यूजुअली हमारे यहाँ एक ये भी बात मैंने सुनी है कि अगर बच्चे की पैदाइश 7वें महीने में हो जाए, 6ठे महीने में हो जाए तो ठीक रहता है, लेकिन अगर 8वें महीने में हो तो बेबी का सरवाइव करना मुश्किल होता है। क्या ये मिथ है या इसमें कोई साइंस भी है? नुसरत, इसमें देखें, सब कुछ डिपेंड करता है कि बच्चा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसकी कंडीशन कैसी है और आपके पास फैसिलिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं। कुछ सुना हमने भी यही है कि कुछ 8 मंथ्स के सर्वाइवल नहीं होते। कुछ चीज़ों में तो हम भी कहते हैं कि अगर फीमेल है, जैसे कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं कि अगर फीमेल सर्वाइव कर जाएगी, मेल है तो नहीं कर पाएगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चा किस कंडीशन में पैदा हो रहा है। पहले तो 7वें महीने का बच्चा इज़ इम्पॉसिबल टू लिव, क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, इनक्यूबेटर्स नहीं थे, वेंट्स नहीं थे, बच्चों की केयर कोई नहीं थी। जैसे पहले और अब से कंपेयर करें और डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो काफ़ी जो मोर्टेलिटी रेट है जो इन्फेंट्स का या न्यूनेट्स का, प्रीटर्म्स का, काफ़ी कम हुआ है। उसकी वजह यही है कि केयर है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें आप तो एंटीनेटल सर्विसेज या पोस्ट नेटल सर्विसेज को अवेल ही नहीं करती ख़वातीन। घर में ही है जो सारे सबसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी जाना ही नहीं हॉस्पिटल, क्या ज़रूरत है। प्रेगनेंसी को समझा जाता है कि बस ये घर में ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ घर में ही होना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको टाइम पे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो अभी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे मिथ्स का, देखिए साइंस के ज़माने में कोई ठंडा गर्म नहीं होता। देयर इज़ नथिंग एज ठंडा एज गर्म, और बच्चे को जो कुछ भी पहुंचता है एज इट इज़ नहीं पहुंचता। सब कुछ प्रोसेस्ड हो के थ्रू प्लेसेंटा बच्चे तक पहुंचता है। आप जो मर्जी खा लें पी लें, बच्चे को वही मिलेगा जो उसको रिक्वायर्ड है और जो उस तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह की कुदरत है। जी बिल्कुल। और प्रोटीन बिल्कुल बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ द बॉडी है, उसको आगे डिलीवरी भी करनी है, उसको अपने मसल्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत सारी जगहों पे अब तो खैर यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, एंटीनेटल क्लासेस होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, पोस्ट नेटल के लिए, डिलीवरी के लिए बाकायदा मदर्स को प्रिपेयर किया जाता है। और अगर आप देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जाती है वो इम्यूनिटी है। अगर मदर की अपनी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो बच्चा डेफिनेटली इम्यूनली वीक पैदा होगा। इम्यूनिटी कैसे बेहतर करें, वो तो खैर फूड से भी बताएंगे, लेकिन और कोई ऐसा चीज़ है जो आप लोग करते हैं या कहते हैं, कोई ऐसी दवा? सब चीज़ों की बेस डाइट ही है और रेगुलर एक्सरसाइज है। और मेरे ख्याल में जो आप लोग सप्लीमेंट्स देते हैं उसकी भी अपनी वो भी इसी वजह से, वो पर्टिकुलर जो डेफिशिएंसीज ऑफ फॉलिक एसिड, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर जो दिमागी कमजोरी वाला बच्चा 70% फॉलिक एसिड खाने से ठीक हो सकता है। अब तो अनीमिया और ये फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हमारी कंट्री में इतनी कॉमन है कि हमने अब कैंपेन शुरू की हुई कि हम स्कूल लेवल पर गर्ल्स को इंट्रोड्यूस करें कि आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दे रेगुलरली। और इसके अलावा जो है वो डाइट के साथ साथ जो है वो आपका बाकी अपना मेंटल वेलबींग भी अंदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दिस टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी बजाते खुद एक बहुत बड़ा अमल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बात बता दीजिए कि डिलीवरी अपने आप में, बेशक हमने बचपन से सुना है, अम्मियों को देखा, नानियाँ दादियाँ सब यही कर रही हैं ना ख़वातीन,
लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये बात सबको, ये जो बात जब ये कही जाती है कि सब करते हैं, इसमें क्या बात है? तो देखें, तो ये इसमें ये आपकी ज़बानी अगर लोग सुनेंगे तो क्या वाकई ये आज भी ज़िंदगी और मौत का मसला है? बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, सब कुछ ठीक होते होते एंड टाइम पे इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, इसमें कोई भी आर या पार हो सकता है। और ये क्यों नहीं होता बहुत सारे लोगों के साथ? क्योंकि ये काम इतना अजीम है कि इसमें अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का रहम बहुत उस शामिल वक्त होता तो है। वैसे डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहब भी हों तो इंसान को ये लगता है कि बस अल्लाह आप ही हैं मदद कर दें, और मैं हूँ, क्योंकि बस आपको पता होगा और कि कुछ नहीं है। बिलखसूस इस काम के लिए बाकायदा दुआ है बिल्कुल। कि जो ज़चकी में माँ को और साथ वाले पढ़ें, जो मदद कर रहे हैं। पहले दाइयाँ करती थी, औरतें हेल्प करती थी, तो उनके लिए बाकायदा दुआ है कि आप उस टाइम पढ़ें कि ये जैसे हम सोते वक्त की दुआ मांगते हैं, उठ के मांगते हैं कि हम इस तरह ज़िंदगी ये से भी है। वापस आए हैं। अच्छा, कुछ डाइट्स जो हैं वो डॉक्टर आयशा से मुझे उसके बारे में पूछना है, लेकिन एक ब्रेक आ गया है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उस वक्त में ये सिर्फ उसलिए खुसूसी तौर पे मैं लोगों को कहना चाहती हूँ जो कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, हमने भी किया है, उसने सब ने किया है, लेकिन एक वक्त उस वक्त में एक घड़ी ऐसी होती है जब आपको लगता है कि शायद अब मेरा सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये एक ऐसा मौका होता है। नुसरत, इट इसमें मैं इज़ एक नॉट बात ईजी। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो हार्ट अटैक है उसका पेन सबको पता है कितना ज़्यादा होता है, हाँ। और डिलीवरी का जो पेन है इट इज़ इक्वल्स टू 3 MIs, 3 हार्ट अटैक्स के 3 बराबर हार्ट उसका पेन अटैक्स के होता है। बराबर है। इतना सो सवेयर होता है और इट्स उससे नॉट गुजर के ईजी। आती है। उस वक्त लगता है आपको कि बस अब खत्म। सो ये चीज़ जो है ये इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद डॉक्टर आयशा से हम डाइट का सवाल पूछेंगे। आप भी कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें तो मोर देन वेलकम। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं प्री मेच्योर डिलीवरीज़ पर। और डिलीवरीज़ पर ओवरऑल ज़ाहिर है ये ज़िंदगी का एक वो टाइम होता है जब आप एक इंसान को इस दुनिया में लेकर आते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जो हम कहते हैं ना वंडर्स ऑफ लाइफ में ये एक वंडर है, क्योंकि ये वैसे अगर दिमाग सोचे तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है और एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आपकी फैमिली के हवाले से, आपके हवाले से। तो इस टाइम को भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उस खातून को भी इसी तरह से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और आने वाले बच्चे को भी। सो डॉक्टर आयशा, आप डाइट के हवाले से हमें जो बता रही थी, अभी ये सारी बातें हुई, डिलीवरी के टाइम पर भी हम लोग अगर बीच की भी आप कोई बात करना चाहें ट्राइमेस्टर वाइज तो वो आप बता सकती हैं हमें। और डिलीवरी के टाइम पर भी खुसूसी तौर पे हम बहुत एहतियातें कराना शुरू कर देते हैं। अब भी डिलीवरी हुई और अभी एहतियात शुरू। उसमें भी यही चीज़ जो है वो पैटर्न सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ही बेसिकली जो माँ और बच्चे का बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड फिर आगे तक लेके चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे वो तो ब्रेस्ट फीड है, ठीक है। और वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो होती है और वो बेहतरीन एक बॉन्ड बनाती है। और जो वाइटामिन्स और जो नरिशमेंट उसके ज़रिए बच्चे को मिलनी है उसके बारे में तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन माँ का उसमें अपना ख़याल रखना, हम माँ को जितना ज़्यादा कंफर्ट दे सकें, जितना हम माँ को सुकून दे सकें, उसको उसकी ग़िज़ा प्रोवाइड कर सकें, तो जो भी घर में लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम माँ को जो कहते हैं ना कि भाई उस वक़्त कोई मेंटल टॉर्चर ना दें, पीस दें, उसको हाँ सुकून दें, बेसिकली वो और हमारी उसकी हेल्प करें और उसकी हेल्प करें। वो हमारी बेटी है या बहू है जैसे भी, तो उसमें उसकी खुराक वो बहुत बैलेंस्ड हो, ठीक है, क्योंकि उसने आगे ज़ाहिर है सारी नस्ल लेके चलनी है। उसमें प्रोटीन ज़रूर शामिल हो, एक वक्त का प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। अब इसको अगर उसको सिंपल लेके चलें तो देखिए हमारी खुराक जो है वो रोटी और चावल है, तो रोटी और चावल तो होगा, लेकिन उसमें एक टाइम पे अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम एक टाइम पे दाल शामिल रखें, एक टाइम पे थोड़ा सा मुर्गी रख ली, कभी मछली रख ली, कभी गोश्त रख लिया। ठंडे गरम के कॉन्सेप्ट को खुदारा हमारे जहनों से निकाल दिया जाए। अंडा ज़रूर शामिल हो और दूध तो वैसे भी देना है क्योंकि वो अपने बच्चे को खुद ही ब्रेस्ट फीड करवा रही है। और ये सारी चीज़ें और आजकल की जो लेटेस्ट नहीं, लेकिन डॉक्टर साहिबा ये रिसर्च आप मुकम्मल कीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा कि आज ये भी है लोगों में आज तक
कि वो जो शुरू के 40 दिन है डिलीवरी के बाद, उसमें पता नहीं सूप से रोटी खानी है या ये मिर्चें नहीं खानी है और ये नहीं खाना है और चावल नहीं खाने हैं और यूं नहीं करना है, ये क्या, ये भी ऐसा है? कुछ भी नहीं है। रिसर्च आप पहले शेयर कर हाँ, लें, फिर ये बताइए। उसमें सारी जो रिसर्चेज हैं, पता नहीं मैं क्या कह रही थी, वो मेरी चले, चीज़ ही so ज़हन sorry, से हाँ। निकल गई। लेकिन ये है कि हाँ, सर्जरी वगैरह होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें बस ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली और अचार और चटनियाँ, इनसे परहेज़ किया जाता है, विच इज़ अ फैक्ट। वो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि देसी घी इज़ डेफिनेटली बेटर। हाँ, तो बजाय ऑयल की चीज़ देने के यस, हमने देसी घी में दिया। और रहा सवाल आपका कि आपने रोटी जो है वो सूप से खानी है, अगर आपने चिकन की यखनी बना के दी हुई है और आप उसमें रोटी को डबो के खा रहे हैं, इन अ वे ठीक है, लेकिन यह है कि आप उसको नॉर्मल चीज़ों की तरफ लाएं। नहीं, डिप्राइव जो कर देते हैं डिप्राइव ना। करने की क्या, आप उसको एक मरीज़ क्यों बना रहे हैं? हाँ, वो वैसे भी जहनी मरीज़ बन जाती है, पूरी पूरी रात जागना, बच्चे को लुक आफ्टर करना, इट्स नॉट ईजी। अगर आप माजी की तरफ जाएं और वो वक्त कभी याद आए जिस तरीके से पूरी रात बच्चे को आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, वो बेचारी, उसका दिल करता है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। आप उसको जेल का कैदी भी बना रहे हैं, मरीज भी बना रहे हैं। जो कुछ घर में पक रहा है उसके साथ वो उसको शेयर खाएं। भी करे, बल्कि डाइनिंग टेबल पे भी आके बैठे और खाए, उसको लगे कि वो नॉर्मल है। तो जो कुछ घर में पक रहा है उसी हिसाब से वो सब कुछ खा सकती है। शी इज नॉट अ पेशेंट एनी मोर। अच्छा, ये ठंडे गर्म पानी का क्या है? गर्म पानी पीना इज गुड? हाँ, ये बात है कि हाँ, नीम गर्म पानी का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, अगर हम नीम गर्म पानी में सौंफ का और अजवाइन का, साथ में ज़ीरे का, साथ में दालचीनी का, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये उसको सुबह निहार मुँह भी देते हैं, रात को सोने से पहले भी देते हैं और इसमें इसबगोला हस्क भी ऐड करते हैं। एक तो ये वेट लॉस में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि स्वेलिंग भी बहुत हुई हुई होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, तो ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। और ये ज़ीरा और सौंफ उसकी फीड जो है उसको भी बढ़ाते हैं। तो देखें, इन हर्ब्स का, न्यूट्रास्यूटिकल्स का तो वैसे भी फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो हम ये उसको ज़रूर दें। ठंडा पानी पीने से उसको कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। गला ख़राब होता है, इन्फेक्शन होती है, मौसम भी आजकल और बॉडी ठंडा, भी आपकी हाँ, तो उससे बॉडी भी। इम्पैक्ट तो ये होती है। नीम गर्म पानी दें, इन हर्ब्स का इस्तेमाल करें, साथ में सीडलिंग करवाएं। अगर वो बारीक पिसे हुए चिया सीड्स इस्तेमाल करती है, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करती है, मेथी दाना का इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छा है। और ये ख़वातीन भी जो आफ्टर बेबी बर्थ आप आते हैं, तो आप हर चीज़ को ना करें। हमने भी बड़ी चीज़ों को ना किया, लेकिन अजवाइन का पानी तो मेरी अम्मा ने हॉस्पिटल ही लेकर आ गई थी और वो पिया है मैंने। अच्छा है। जबकि वो येलो हो जाता है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन उसका मैंने देखा है कि बहुत अफादियत होती है, बहुत अफादियत होती है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, लेकिन मैंने कोई कभी अंडे से परहेज़ नहीं किया डे 1 से। और जब भी इवन लेबर रूम के बाहर भी आए हैं, तो जिस हॉस्पिटल में मैं थी, सिर्फ मैं आपको बताने की वजह है इसके पीछे, वरना ये चीज़ का मैं कभी जिक्र नहीं करती, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह आपको वो सर्व करते हैं जैसे कोई पार्टी टाइम है। उसमें चावल भी होते हैं, रोटी भी होती है, केक भी होता है, ड्रिंक भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो आप उस वक्त उससे निकले हुए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि बिल्कुल कुछ ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। डे 1 से हर चीज़ वो आपको देते हैं कि ये आपने खानी है, और आपको लेक्चर भी देते हैं कि आपने ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, किसी चीज़ का परहेज़ नहीं है। सो ये जो हमारे यहाँ परहेज़ वाली बातें हैं ना, जो घरों में हम महदूद कर देते हैं, और इंसान की मेंटल कैफियत, फिज़िकल इतनी थकान और इतनी आप कमज़ोरी फील करते हैं, उसके बाद ये दरवाजे भी अगर आप पे बंद हो जाएं तो वो डिप्रेशन भी क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक ये बात मैंने इसलिए बताई है कि इन चीज़ों से ना रोका करें। फिर घरों में ये बहुत होता है, एक बल्कि मीडिया की पर्सनैलिटी हैं, उसने मुझे एक दफ़ा बताया कि मैंने बहुत अपनी प्रेगनेंसी में चिप्स खाए, बहुत वेट बढ़ा लिया था, क्योंकि ससुराल वालों को ये प्रॉब्लम थी कि हर वक्त खाना खाती रहती है, इसको हर वक्त भूख लगती रहती है। तो ये वाली चीज़ें, ये टैबूज भी अभी तक हैं। शेक बना के पी रही है, ये कर रही है, तो भाई करने दें उसको। ये क्यों टैबूज है, मुझे समझ नहीं जो आती। उसका दिल करता है उसको कर लेने दें भाई, उसकी ज़िंदगी है वो। अगर वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है, ये आप एक पूरी नई ज़िंदगी को जन्म दे रहे हैं। किसी का कैसा दिल करता है, किसी का कैसा दिल करता है, तो आप उसको उसकी ज़िंदगी गुजार लेने दें। राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा से हमें सवाल करना था, एक ब्रेक और आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और सवाल भी हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और हम प्री मेच्योर डिलीवरीज और मदर एंड चाइल्ड इस सब पे बात कर रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरहाना हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरहाना, सप्लीमेंट्स की हमने कुछ बात की थी कि जब सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको देते हैं तो वो खाने ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। और लोग उसमें ये कहते हैं कि आयरन सप्लीमेंट, मैंने बहुत लोगों को सुना है, इवन जिनके जवान बच्चे हैं या शादीशुदा बच्चे हैं, उनकी माँ ये कह रही होती है कि हमने इसके वक्त में ना बहुत आयरन खाई थी तो इसका रंग दब गया। वही वाली बात है कि दूसरी बहुत सारी मिथ्स के साथ ये भी मिथ्स इंक्लूडेड है। हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमारी ख़वातीन की डाइट इतनी अच्छी है नहीं कि हम उन पर तसल्ली रखें कि इनकी आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी इनमें नहीं होगी। हर दूसरा बंदा आयरन डिफिशिएंट है, हर तीसरी औरत हमारी अनामिक है, बल्कि हर दूसरी औरत अनामिक है। और अनीमिया रिलेटेड मदर के साथ के अलावा बच्चे को भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसका HB का लेवल बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डाइट की आप लोग बात करें थे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डाइट में वो ये है कि जब हम सारी चीज़ों से मदर को रोकते हैं तो प्रेगनेंसी जो ऑलरेडी प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन होती है, ये चीज़ें उसको ज़्यादा हार्डन करती है, ज़्यादा मुसीबत लेकर आती हैं, और कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ कैन लीड टू प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा। इसी तरह से यूरिन इन्फेक्शन, जब हम आप उसको कुछ खाने पीने नहीं दे रहे, उसको उसकी मर्जी से अपने हिसाब से अपनी डाइट को लेकर चलने नहीं दे रहे, तो वो डेफिनेटली पानी भी कम पी रही होती हैं। तो उसकी वजह से इनको जो है वो डिहाइड्रेशन या दूसरी वजूहत की बिना पर कॉन्स्टिपेशन लेके अगर यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कि वो भी बहुत रिस्क बढ़ाता है कि आपको प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। इन दो चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्स का ये है कि डॉक्टर्स दे देते हैं लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से खा रहे होते हैं। पोस्ट नेटल यूजुअली बात होती नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये लोग आते ही नहीं हैं हॉस्पिटल में। 3 मंथ्स तो लाजमी है खाना, उसके बाद अगर 6 मंथ्स खा लें तो अच्छा है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी उन्होंने कोई अच्छी डाइट नहीं लेनी है। जितना ज़रूरी आपकी प्रोटीन्स है उतना ही ज़रूरी है आपकी डाइट में आयरन का शामिल होना ज़रूरी है। वही गोश्त से आ जाएगी, और दूसरी पिस्ता खा लें, खजूर खा लें, अंजीर खा लें। और डाइट बैलेंस्ड और वेट मॉनिटर्ड होना चाहिए, खाली डाइट पे नहीं फोकस हो, रेगुलर एक्सरसाइज पे। जहाँ दूसरी मिथ्स है वहाँ ये भी मिथ्स है कि ज़रा सा कुछ हो जाए तो कंप्लीट 9 मंथ्स का बेड रेस्ट कर देते हैं। प्रेगनेंसी की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं जिसमें 9 मंथ्स का बेड रेस्ट कहा जाए। रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, मूवमेंट्स लिमिट हो जाती हैं, एक्सरसाइज या कुछ पोजीशंस बना कर दी जाती है, बट इट इज़ नॉट कि आप टोटली बेड पे रहें। अच्छा, इस पे हम मजीद बात कर सकते थे, लेकिन एक और भी अब क्योंकि सिचुएशन अराइज हुई है और इस पे मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ। लाहौर में ख़ास तौर पे इस तरह से है, स्मॉग आप लोगों ने सुना ही है, वहाँ पर जो इशू चल रहा है उसकी वजह से बच्चों में नमूनिया का बहुत इंसिडेंस हो गया है और अमवात भी हो रही हैं। सो नमूनिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए नुसरत, बहुत कॉमन बेसिक स्टेप्स हैं कि आप वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और पोल्यूशन इटसेल्फ कॉज करती है। बाहर लेके बच्चों को जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वही डाइट आपकी अगर अच्छी है, हेल्थ अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो ऐसी चीज़ें आपको कम इफ़ेक्ट करेंगी। वैक्सीनेशंस नहीं करवाते, फ्लू वैक्सीन हर साल 6 मंथ से लेकर के हर उम्र के इंसान को हर साल फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर किसी को हल्का फुल्का आसार हैं, फ्लू स्टार्ट हो चुका है, तो वो कफ एटिकेट्स करे, अपने टिश्यूज़ वगैरह को, अपनी हाइजीन का ख्याल रखे। लोग डिस्टेंसिंग और सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। स्टीम रेगुलर लें, क्योंकि स्टीम इज़ गार्गल्स, अगर सोर थ्रोट भी साथ हो रहा है तो गार्गल्स और इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, या एटलीस्ट डिजीज़ की सिविरिटी को कम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर आयशा, क्या आप इन बच्चों के लिए जिनको नमूनिया हो रहा है या वैसी एट लार्ज स्मॉग को सामने रखते हुए कोई डाइट में कोई ऐसी चीज़ बता सकती हैं या किसी भी किस्म का एहतियात? इन बच्चों को जो नमोनिया हो रहा है, इनकी ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स करनी है, ठीक है। और जो भी इनकी इन्फेक्शन चल रही है, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन, इसमें तो कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन डाइट से इनको डिप्राइव ना किया जाए, और इनको बहुत अच्छी प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों का वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है और बहुत शदीद होता है। और जितना इनका वेट लॉस होता चला जाएगा, इनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीकन होगा, ठीक है, और ज़्यादा ये कमज़ोर होते चले जाएंगे, और जितना ये कमज़ोर होंगे, इनके फिर सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इनको बहुत रेगुलर से भी ज़्यादा दूध की प्रोविज़न जो है वो होनी चाहिए। मिल्क का इंटेक, अंडे का इंटेक, गोश्त का इंटेक, यखनी इनको जिस तरीके से अगर चम्मच से ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनको विटामिन्स को जो है प्रोवाइड करना, अगर ये बाहर जाने के काबिल हो जाए तो फिर सूरज की रोशनी इनको मिल जाए ताकि इनको विटामिन डी भी मिले। जिस तरीके से भी इनको दलिया दिया जा सकता है डाइल्यूट करके, जितनी अच्छी खुराक इनको प्रोवाइड हो जाएगी, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में दें, सीरियल दे दें, यखनी के फॉर्म में, ये उतना जल्दी रिकवर करेंगे। डाइट के बगैर सिर्फ दवा से रिकवरी मुश्किल है। अच्छा, बच्चे इसमें तंग भी बहुत करते हैं ना, बीमार होते हैं तो फिर वो खाना वगैरह मुश्किल खाते हैं। हाँ, तो जो इनको पसंद
दो, केला हो, खिचड़ी हो, इनको दलिया आप दे दें, इनको सूजी दे दें, खीर दे दें, क्योंकि बच्चा तो है ना, वो तो ज़िद करते हैं। लेकिन इनको ये समझाना ज़रूरी है कि तुम्हें देखो टीके नहीं लगेंगे, तुम हॉस्पिटल से चले जाओगे, तुम जितना जल्दी खाओगे उतनी जल्दी तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। अच्छा, नमूनिया से प्रिवेंशन कैसे हो सकती है डाइट से? ये तो अब केसेस आ गए हैं तो आपने उसमें बताया, लेकिन अब अगर केसेस आ रहे हैं और बाकी बच्चों को हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए कोई फार्मूला या कोई डाइट ऐसी है जो आप शेयर करें? अगर इनका इम्यून सिस्टम हम वीक कर सकें, ठीक है, मतलब अगर हम इनकी डाइट और ख़ुराक इतनी अच्छी करें और ये इनका इम्यून सिस्टम जो है अच्छा हो, इनकी विटामिन सी बहुत अच्छी इनको प्रोवाइड हम करते हैं, इनकी डाइट में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन हम इनको अच्छा दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, सूरज की रोशनी, प्लस इनको साफ़ सुथरा रखते हैं, बॉडी इनकी कवर्ड होती है, बार बार ये अपना हाथ साफ़ रखते हैं, ठीक है, हैंड वॉश इनका करते हैं और इनका कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट से कम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। अपने आप को कवर्ड रखना, हाथ साफ़ रखना, बॉडी कवर्ड रखना, ये सारी चीज़ें और साथ में अच्छा, डाइट। वो ये वैसे तो ऑरेंजेस में विटामिन सी वगैरह जो हम कहते हैं और फ्रूट्स में भी है, लेकिन कई बच्चे फ्रूट्स और ये चीज़ें नहीं खाते हैं, तो क्या उनके लिए ये लेमन कहीं किसी भी चीज़ में स्क्वीज़ करके दें, उससे उनका विटामिन सी लेवल बेहतर हो सकता है? लेमन को स्क्वीज़ करके दिया जा सकता है और उसके अलावा ऑरेंजेस का जूस बना के दिया जा सकता है, और उसमें यह है कि उसमें अंदर आप शहद डाल के दे दें, पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर उसके अंदर डाल के दे दें। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। विटामिन सी के लिए गुआवा, अमरूद जो है वो एक बहुत बेहतरीन सोर्स है, वो बच्चे शौक से खा लेते हैं, उसको भी दिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अनार बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ठीक, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, डॉक्टर फरहाना एंड डॉक्टर आयशा। आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाई और बड़ी मुफीद बातें आपने बताई, होपफुली ये हमारे लोगों तक पहुँचेंगी और आपको इसका इस्तेफ़ादा होगा। आप ज़रूर अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिए और कीप शेयरिंग, जो हमारे चंक्स होते हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आप हमारी देखते हैं, उसको शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।